नमस्कार। मैं नित्यानंद शर्मा। राजनीति दो तरह की होती है, जोड़ने की और तोड़ने की। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, खासकर तब से तोड़ने की राजनीति का बोलबाला है। वर्तमान भारत के लोग इस तरह की राजनीति को अच्छी तरह जानते भी हैं और पहचानते भी हैं कि कौन राष्ट्रहित की बात करता है और कौन विभाजन की। इन दिनों तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन खासे चर्चा में हैं। तो सवाल उठता है, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन अलगाववाद की राजनीति क्यों कर रहे हैं? पहले नई शिक्षा नीति और अब रुपए के लोगों पर विवाद खड़ा कर दिया। आखिर क्यों स्टालिन अलगाववाद की आग को भड़काने की कोशिश में है? हिंदी भाषा और सनातन धर्म स्टालिन के निशाने पर क्यों रहते हैं? देश में केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा नीति के तहत आने वाले 3 भाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं किया। तमिलनाडु, पौंडीचेरी और त्रिपुरा। इनमें से 2 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दल सरकार में है, जबकि तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टी डीएमके सत्ता में है। इसलिए अकेले तमिलनाडु को इसका दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का बोलबाला है और वहां हिंदी के साथ सनातन का विरोध भी मुखरता से होता आया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि तमिलनाडु में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या कम है। इसलिए भाजपा भी यहाँ संघ के रास्ते अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी है। दक्षिण में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बड़े स्तर पे है। कांग्रेस यहाँ की राजनीति के केंद्र में पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन अब तो कांग्रेस के पास ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व भी नहीं है जो पूरे देश को एक साथ संभाल ले। और भाजपा का कोई खास प्रभाव तमिलनाडु में कभी रहा ही नहीं। लेकिन अब भाजपा का प्रभाव यहाँ बढ़ा है और लगता है स्टालिन को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी कुर्सी जाने का खतरा भांप लिया। इससे बचने के लिए स्टालिन ने हिंदी भाषा के विरोध की आग सुलगाई और जल्दबाजी में अलगाव को हवा देने की तैयारी कर बैठे। विरोध का अतिरेक इतना जल्दी और इस प्रकार का आएगा, किसी की कल्पना में नहीं था। हिंदी भाषा का विरोध कोई नई बात नहीं है। संविधान सभा के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने पर सहमति थी, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के विरोध में थे। इसी के चलते दक्षिण से हिंदी भाषा के विरोध का आंदोलन शुरू हुआ। लंबे प्रयास के बाद आंदोलन की आग को तो ठंडा कर लिया गया, लेकिन स्टालिन ने बता दिया आज भी वही मानसिकता है, कुछ भी नहीं बदला। अब आजादी के 75 साल बीतने के बाद अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीएम स्टालिन एक बार फिर से पुरानी काट की हंडिया को आग पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जनता की ओर से इस विरोध को कितना समर्थन मिला है इसकी जानकारी अभी तो नहीं है, लेकिन स्टालिन एक के बाद एक कोशिश करने में लगे हैं। अब उन्होंने रुपए के लोगों को ही बदल दिया। इसमें मजे की बात यह है कि जब रुपए का चिन्ह फाइनल किया गया 2010 में, तब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। उस समय रुपए के लोगो बनाने के लिए प्रतियोगिता बुलाई गई और इस प्रतियोगिता के जीतने वाला जो व्यक्ति था वह तमिलनाडु का ही था। वो भी डीएमके विधायक का बेटा, मतलब स्टालिन की पार्टी के विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे डी उदय कुमार। अब यह बात उल्टी स्टालिन के गले पड़ने वाली है, क्योंकि वह तो अपने स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य की प्रतिभा को नकारने में लगे हुए हैं। यह तो तमिलनाडु को मिलने वाला राष्ट्रीय सम्मान है, इसको नकारना स्टालिन के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। स्टालिन की राजनीति से एक बात तो साफ है कि डीएमके इस बार किसी बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करने वाली है। क्या भाजपा और एआईएडीएमके आपस में कोई समझौता करने वाले हैं? क्या अन्नामलाई को तमिलनाडु स्वीकार कर रहा है? क्या तमिलनाडु के लोगों को संघ की ओर झुकाव बढ़ा है, या और कोई कारण है जिससे डीएमके भयभीत हो गई और वह तत्काल बचाव की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों, अलगाववादी राजनीति तक आ पहुंची और अलगाव को हवा देने में लग गई? यही भाजपा की इच्छा भी थी कि स्टालिन कोई गलती करें और भाजपा को अपने दम पर पांव फैलाने का अवसर मिले। रुपए के चिन्ह को हटाकर स्टालिन ने भाजपा को पैर पसारने का सुनहरा मौका दे दिया। राष्ट्रवाद जो भाजपा का सबसे अधिक चलने वाला हथियार है, दक्षिण के लोग सनातन और राष्ट्रवाद को स्वीकार करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है डीएमके ने अलगाववाद को हवा देकर आत्मघाती कदम उठा लिया और भाजपा ने बिना देरी किए इसे झपट लिया।
मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।